हेलो साथियों, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 यानी कि लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस बुक, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, को पढ़ेंगे। साथियों, यदि आपने अभी तक क्लास 10 के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में जाकर क्लास 10 की सारी वीडियोज देख सकते हैं। साथियों, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर हमें बताएं कि आप साइंस के बाद कौन से सब्जेक्ट की बुक पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी या अन्य कोई, आप जो भी बुक को पढ़ना चाहते हैं उसे आप हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। जिस सब्जेक्ट की मांग ज़्यादा होगी हम उस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। साथियों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो साथियों, बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। ठीक है, उसके प्रबंधन की तो बाद में बात आती है, यानी उसके रोकथाम, उसके बचाव की, यानी उसके प्रबंधन की बाद में बात आती है। पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन आखिर होता क्या है। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिनको जीवों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि हमारे ईश्वर ने जिन वस्तुओं को बनाया है वो हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधन को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है समाप्य संसाधन और नंबर 2 है असमाप्य संसाधन। तो समाप्य संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे सीमित मात्रा में, यानी कि इनकी छोटी सी मात्रा हमारी प्रकृति में पाई जाती है और ये समाप्त हो सकते हैं, या फिर इनकी उत्पत्ति ना हो तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, ये कैसे साधन है, ये समाप्य संसाधन है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं असमाप्य संसाधन की। तो ये वे संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वह समाप्त नहीं होंगे, और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि वायु, वायु क्या है, कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन है, कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन। ठीक है, तो ये थे हमारे संसाधनों के प्रकार। ठीक है, जो कि एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, यानी कि इसको बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे जो जीवन यानी हमारे भारत में किस प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, ताकि यह जो संसाधन है वो आगे की पीढ़ियों तक भी उपलब्ध रह सके। ठीक है, और संसाधनों का शोषण ना हो, और जो संसाधन है उनका शोषण ना हो, यानी कि बेकार उपयोग ना हो। ठीक है, बेफालतू का यूज ना हो। ठीक है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। ठीक है, हमारे भारत देश में पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा
विश्व में कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भी बनाए गए हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हित में है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं गंगा परियोजना, ठीक है, यानी कि गंगा कार्य परियोजना। यह कार्य योजना जो है करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि जो गंगा कार्य परियोजना है इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और खर्च हो रहे हैं, ठीक है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था, ठीक है। किसको? गंगा के स्तर को सुधारने के लिए, यानी कि गंगा का जो जल है वो प्रदूषित ना हो। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक हैं। यहाँ पर जो जल की गुणवत्ता है, यानी कि आप जल की गुणवत्ता को कैसे पहचान सकेंगे कि जल दूषित है या स्वच्छ है। नंबर 1 है जल का पीएच, जो आसानी से सार्व सूचक की मदद से मापा जा सकता है। तो जो जल का पीएच होता है हमारा, कितना होता है जल का पीएच मान साथियों? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इसे हम सार्व सूचक की मदद से आसानी से माप सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जल में कोलीफॉर्म जीवाणु, जो कि मानव की आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मानव की आंत में की उपस्थिति में जल का संदूषित होना दिखाता है। यदि जो कोलीफॉर्म जीवाणु है अगर जल में पाया जाता है तो ये दिखाता है कि जल जो है दूषित हो चुका है, ठीक है। तो जो कोलीफॉर्म जीवाणु है ये काफ़ी खतरनाक जीवाणु है। यदि इसके लगभग 6 से 7 हज़ार जीवाणु, ठीक है, अगर जो है 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, कन्फर्म नहीं है साथियों, तो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम में, ठीक है, इसको क्लियर करके मैं कमेंट बॉक्स में और इनबॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाए जाते हैं 5 से 6 हज़ार, ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं तो उस जल को जो है पीने योग्य नहीं, किसी खेत की सिंचाई के योग्य भी नहीं समझा जाता, ठीक है। तो अब बात करते हैं पर्यावरण को जो बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। तो ये आर क्या है? 3 आर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आर का अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग पहचान है अपनी। तो साथियों पहले आर का मतलब है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस को हिंदी में कहते हैं कम उपयोग, ठीक है, उपयोग को कम करना, ठीक है। और दूसरा है पुनः चक्रण। तो पुनः चक्रण का मतलब है रिसाइकल। क्या है? रिसाइकल, ठीक है, पुनः चक्रण करना, ठीक है। और जो थर्ड आर है इसका मतलब है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना, ठीक है, दोबारा से उपयोग करना। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाने में कम उपयोग किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है। जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करें, यानी कि जब आवश्यकता ना हो तब हम बेकार में जो है पंखे को क्यों चलाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी। टपकते नल को ठीक करना, यानी जो टपकता हुआ नल है और जिसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तो इसको बंद कर दें। इससे क्या होगा? पानी की बचत होगी। आहार भोजन को ना फेंकना, यानी कि जो आहार भोजन है सीमित मात्रा में पकाएं जिससे कि उतना भोजन उपयोग में आ सके, ठीक है। पुनः चक्रण, कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों, जैसे कि आप कूड़ा होते हैं प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, तो आप ऐसी वस्तुओं को अलग रख लें जिसका उनका जो है दोबारा से उपयोग हो सके, यानी कि दोबारा से उनसे नई वस्तुएं बनाई जा सके। जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, इनसे क्या होता है? इनको जो है पुनः चक्रण हो सकता है, यानी कि पुनः से इनको जो है नई वस्तुओं के रूप में ढाला जा सकता है। तो को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाना, यानी कि उनको अलग करके जो है उनसे अपनी आवश्यकता अनुसार अलग वस्तुएं बना लेना। पुनः उपयोग मतलब चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करें, यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसको फेंकने से पहले क्या करें? बार बार इस्तेमाल करें। जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है तो आप उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे लिखा है पुनः इस्तेमाल, यानी कि पुनः उपयोग जो है पुनः चक्रण से बेहतर है। जो पुनः इस्तेमाल है वो पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की भी बचत होती है, ठीक है। यदि आप उस वस्तु को ना फेंकें और उसका उपयोग पुनः कर लें तो इससे क्या होता है?
ऊर्जा की भी बचत होती है। ठीक है, क्या होती है? ऊर्जा की भी बचत होती है, क्योंकि आप उस वस्तु से जब नई वस्तु में ढालेंगे उसे, तो उसमें कुछ ऊर्जा लगेगी। तो उस ऊर्जा की बचत कब हो जाएगी? जब आप उसी वस्तु को उसी रूप में उपयोग कर लें। ठीक है, तो हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में है। इसलिए हमें संसाधन प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनमें काफ़ी सुधार हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है तो इसके कारण जितने भी संसाधन हैं उनकी मांग में भी वृद्धि हो रही है। मान लो अभी तक जो है एक गांव में मान लो 10 लोग रहते थे, अब धीरे धीरे वहाँ 11 हुए, 12 हुए। इस प्रकार से जब लोग बढ़ते जाएंगे तो संसाधन की मांग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं संपोषित विकास, यानी संपोषित विकास किसे कहते हैं? तो संपोषित विकास की संकल्पना जो है मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संस्कृति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। तो संपोषित विकास जो साथियों होता है कि आप जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसका गलत उपयोग ना करें, यानी कि बेफालतू उसको उपयोग ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर उपयोग करें। ठीक है, तो उसका जो हमारे संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, यदि हम उनका संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संपोषित विकास। तो प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस लिए? भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, ना कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनको जो है सब में जो है बराबर मिल सके। ऐसा नहीं है कोई मान लो अमीर है तो उसी तक वो प्राकृतिक संसाधन पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, गरीब के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रावधान होना चाहिए। जो अपशिष्ट बचते हैं, यानी जो बेकार बचते हैं, बेकार का कूड़ा करकट बचता है, ठीक है, तो उसके निपटान का भी प्रबंधन करना चाहिए। अब बात करते हैं हम वन एवं वन्य जीवन संरक्षण। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जो वन है वो जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से जो पारिस्थितिक स्थायित्व है, यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैव विविधता। तो ये हमारा क्लास 9th में एक पूरा चैप्टर है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे आपको क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जैव विविधता। तो किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज की संख्या है, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सर्पिश्रप, जीवाणु आदि। यानी कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, यानी कि प्रणालियाँ, यानी कि अलग अलग जो स्पीसीज है, ठीक है, प्रजाति, ठीक है, प्रजाति पाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, यानी कि जीवन में विविधता। ठीक है, अब यहाँ पर तप्त स्थल का संबंध किससे है? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, जहाँ अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं तप्त स्थल। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दावेदार। ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो जीवन के लिए कार्य जिस पर निर्भर होते हैं, जिस कार्य पर जो लोग निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं? उसके दावेदार लोग होते हैं। तो अब बात करते हैं दावेदार
वनों पर उनकी निर्भरता। तो पहले बात करते हैं स्थानीय लोग, फिर सरकारी वन विभाग, उद्योगपति, वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित है। वो अपनी जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए जो वन हैं उन पर निर्भर करते हैं। और जो सरकारी वन विभाग हैं, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है, ठीक है, अपना एक अधिकार है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब उद्योगपति क्या करते हैं, किस प्रकार से अपनी निर्भरता जो है वनों पर दर्शाते हैं, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीवन है वो प्रकृति प्रेमी है, वो क्या करते हैं, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं वो पौधों को बचा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो पहले बात करते हैं हम खेजरी वृक्ष। किसकी? खेजरी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था, ठीक है। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन, जो कि आप जानते ही होंगे। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों से जो महिलाएं थी चिपक गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। थर्ड है हमारा पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने छहित हुए साल के वृक्ष को आरावाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दान दिया। जो पश्चिम बंगाल के वन विभाग हैं उन्हें जो छहित यानी कि जो ग्रसित थे, यानी कि जो छहित हो गए थे यानी नष्ट होने वाले थे, ठीक है, उनको क्या किया, आरावाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दान दिया। अब बात करते हैं सभी के लिए जल, यानी कि जल जो है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और हम किस प्रकार से इसका संग्रहण करते हैं। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। आप जानते ही हैं ये सारी बातें, बहुत इजी टॉपिक्स है, याद कर लीजिए, कोई खास बातें नहीं है। अब बात करते हैं बांध यानी डैम। जो बांध है में जल संग्रहण की काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कई जो बड़ी नदियां हैं के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, ठीक है, कहाँ पर है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नैगल बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ये क्या है, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जल का प्रवाह जब उपयोगी हो तभी किया जा सके, इसलिए जो है इसे नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं बांधों के लाभ। इन बांध बनाने के क्या लाभ हैं? तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना। पहला तो लाभ ये है, जब सिंचाई की आवश्यकता हो तभी जल को आगे छोड़ा जाए, ठीक है, जब उपयोग हो तभी जो है पानी को आगे भेजा जाए। नेक्स्ट बात है विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन यानी किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए आपको ऊर्जा नामक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी हमने हाल ही में जो है पढ़ाया है, ठीक है, क्लास 10th का। अब बात करते हैं क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। जो जल का वितरण है
वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में किया जाए, तो उसके लिए भी जो है बांध बनाए जाते हैं। अब बांधों से क्या हानियाँ होती हैं, तो जो सामाजिक समस्याएं हैं वो ये हैं, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पर डैम बना है, ठीक है, यहाँ पर बांध बना है, यहाँ से आगे तो पानी आप नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इससे पीछे के जो लोग हैं वो किस प्रकार से नियंत्रण करें, उस पानी का किस प्रकार से सामना करेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो आसपास बसे लोग हैं वो दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता और उन्हें कुछ मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण समस्याएं। तो पर्यावरण समस्याएं यानी कि वनों का क्षय होता है, यानी कि वनों का विनाश होता है, जैव विविधता की हानि होती है, पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक समस्याओं की, कि आर्थिक रूप से किस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती है। जनता का अत्यधिक धन लगता है, ठीक है, इसमें जो है डैम बनाने में भी जनता का अत्यधिक धन लगता है, ठीक है, और उस अनुपात में लाभ नहीं होता और उस प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जल संग्रहण। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है, यानी कि एक गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है, और जिसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं वर्षा जल संचयन, ठीक है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में जो है जल संग्रहण की व्यवस्था चली आ रही है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं, यहाँ पर दिए हैं नीचे, जो कि खादिन बड़े पात्र नाड़ी, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। बंधारस एवं ताल जो कि महाराष्ट्र में प्रचलित है। बंथेस जो तकनीक है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। आहार पाइप जो कि बिहार में, एरिस तमिलनाडु में, कुल है जो हिमाचल प्रदेश में, बावड़ी जो है दिल्ली में जो है, यह तकनीक काफ़ी उपयोग में लाई जाती है। अब जो भौम जल है उसको संरक्षण करने से क्या लाभ है, यानी कि उसको एकत्रित करने से क्या लाभ है, तो यहाँ पर लाभ ये है पानी का बाष्पीकरण नहीं हो पाता, यानी कि पानी जो है सूर्य की किरणों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। यह कुओं को भरता है, यह क्या करता है, कुओं को भर देता है नीचे से, पौधों को नमी पहुँचाता है, पौधों को भी नमी पहुँच जाती है। मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती, यानी कि मच्छरों की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती है। यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है, और जो जंतुओं के अपशिष्ट है उससे भी संदूषित रहता है, यानी कि बिल्कुल जो है स्वच्छ रहता है। मान लो अपशिष्ट है, पानी अगर किसी गड्ढे में भरा है तो वहाँ पर जानवर गंदा कर देंगे, लेकिन जब वो भौम जल में बंद करके रखा हुआ है, ढका हुआ है, तो उसे कैसे संदूषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसे? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, नवीकरणीय नहीं है। कैसे? अनवीकरणीय, सॉरी, कैसे साधन है? अनवीकरणीय साधन है, यानी कि ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय जो जिनका पुनर्जनन हो सकता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण कैसे होता है? तो कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है, यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी में वनस्पति के अवशेष रह गए थे उसके अपघटन से जो है कोयले का निर्माण हुआ है। अब पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ है, और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे, और पेट्रोल के निर्माण में भी लाखों वर्ष लगे हैं। तो ये संभव है कि कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अब जब समाप्त हो जाएंगे तो ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हुए। कोयला जो वर्तमान दर से अगर प्रयोग करते रहे हम लोग, तो कोयला अगले 2 वर्षों तक ही उपलब्ध रह सकता है, यानी कि 200 वर्षों के बाद जो है कोयला समाप्त हो जाएगा।
बात करें पेट्रोलियम की, तो यदि वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही मिलेगा। कितने? अगले 40 वर्षों तक ही पेट्रोलियम उपलब्ध रहेगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला पेट्रोल का जो प्रयोग करते हैं, इनसे क्या हानियाँ मिलती हैं? तो सबसे पहली हानि तो होती है वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। यानी कि यदि हम कोयले का उपयोग करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, इसके दहन से जो है कई जो हानिकारक गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। बीमारियाँ, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है, और इससे क्या हो जाती है, कई बीमारियां भी देखने को मिलती है। थर्ड जो हानि है वो है वैश्विक ऊष्मण। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए, यानी जीवाश्म ईंधन को बड़ा ही कम मात्रा में बरतना चाहिए, यानी कम मात्रा में खर्च करना चाहिए। ये समाप्त और सीमित है, यानी कि ये समाप्त होने वाले और सीमित संसाधन है। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और इसमें कई वर्ष लगते हैं। यानी कि यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो ये कई वर्षों के बाद पुनः आएंगे, तो इनका जो पुनः उपयोग करना है संभव नहीं है। अब बात करते हैं जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, यानी किस प्रकार से हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जो है सीमित मात्रा में कर इसका बचाव कर सकते हैं। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद करें, यानी कि जिस भी उपकरण का उपयोग आप नहीं कर रहे तो उसका स्विच बंद कर दें। ठीक है, घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। ठीक है, निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम है तो आप 4 पहिया लेकर जा रहे हैं, अकेले का काम है 4 पहिया लेकर जा रहे हैं अलग अलग, तो ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए। जो लिफ्ट है उसमें कुछ ऊर्जा लगती है, ठीक है, कुछ बिजली खर्च होती है, कुछ विद्युत खर्च होती है, ठीक है, तो उसकी भी बचत करनी चाहिए। अब बात करते हैं जहाँ हो सके सोलर कुकर का उपयोग करें, यानी सोलर कुकर का उपयोग करने से जो है हमारी जो पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन की बचत होती है। तो साथियों, आज के चैप्टर में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।